जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों सुबह 7 बजे अपलोड होती है जीके जीएस वाली क्लास। और इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि दोस्तों आप अगर इन क्वेश्चंस को करते हैं विस्तृत व्याख्या के साथ रहता है, जबकि ये डेली अपलोड होती है। और आज आपका 14वां प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहा है। इसके पहले मैंने 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जो वीडियोस हैं ये एसएससी और अन्य जितने भी एग्ज़ाम में जीके एक अच्छे लेवल का पूछा जाता है, यानी जो जीके आप करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके इकोनॉमी के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे मतलब हर टाइप से ही क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो अगर आप अंत तक देखते हैं तो आप खुद ही आपको यकीन हो जाएगा कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वीडियो के अंत तक बनकर ये देखा करें ताकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि डेली आपको ये क्लासेस मिल सके। चलिए आइए आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? 4 ऑप्शन है, 1765, 1865, 1757 और 1857। तो 26 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 12 अगस्त 1765, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। और इस वक्त जो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैत शासन कहाँ रखी थी? बंगाल में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने रखा था, और जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण व विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी बंगाल के हाथ में थी। बंगाल के जो नवाब थे उनके हाथ में। ठीक है, तो ये था पूरा मामला। दीवानी जो प्राप्त की गई थी वो 1765 में। लाल बाल पाल में निम्नलिखित में से कौन सा नेता शामिल नहीं था? इसमें से 3 नाम हैं जो कि लाल बाल पाल कहा जाता था जिनको। एक ऐसे थे जिनको इससे बाहर रखा गया। देखिए, लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे और लाला हंसराज थे। तो आपको बता दें कि देखिए इसमें जो ये ऊपर के 3 नाम हैं, कौन से? ये वाले। ये जो 3 नाम है, ये तीनों नाम अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, क्या है? ब्रांड है। और उस ब्रांड का नाम क्या है? लाल बाल पाल। ठीक, क्योंकि ये जो इन तीनों लोगों ने मिलकर किया था, ये शायद ही उस समय या तो फिर भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर या फिर राजगुरु या फिर इन लोगों का नाम जिस हिसाब से लिया जाता है उसी पर या फिर उसी ओहदे पर ये लोग भी काबिज हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा वैल्यू है। आपको बता दें कि देखिए इसमें जो लाला हंसराज है, लाला हंसराज जो है ये लाल बाल पाल में शामिल नेता नहीं थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में वर्ष 1905 से 1918 तक की अवधि में ये गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर व राष्ट्रीय प्रतीक रहे। ठीक है, और वे स्वदेश के पक्षधर थे और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थक थे। उन्होंने वर्ष 1905 में जब बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किया गया था, तो आपको बता दें कि इन्होंने भाग लिया और बंगाल विभाजन के विरुद्ध लोगों को आंदोलित किया था। और बंगाल विभाजन के समय ही स्वदेशी अपना वाला आंदोलन चला था। आपको बता दें कि जो लाला लाजपत राय का जो मिशन था वो था स्वशासन। ठीक, मतलब कि अपना शासन होना चाहिए। जो अंग्रेजों का शासन था वो ये नहीं चाहते थे, वो स्वशासन चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे सम्राट अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। इनमें जो ऑप्शन दिए इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि जहाँ पर सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे वो नहीं मिले हैं, या फिर अभिलेख की बात कर लें। उत्तराखंड, कर्नाटक, असम या फिर उड़ीसा। ये असम है। ठीक है, 28 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आपको बता दें कि जो देखिए अशोक का जो कार्यकाल था ये था आपका लगभग 59 ईयर्स। ठीक, 59 साल, मतलब 59 साल तक इसने क्या किया? शासन किया। और ये राजगद्दी पर लगभग वही 17-18 साल की आयु में बैठा। तो इसका जो कार्यकाल था देखिए 273 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व से
232 ईसा पूर्व। लगभग जो कार्यकाल था ये था 41 ईयर, 41 साल, 41 साल तक कार्यकाल था। सॉरी, वो मैंने पहले जो बताया था वो मिस्टेक हो गई। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ एक ऐसा जगह जहाँ पर अशोक के अभिलेख नहीं प्राप्त हुए, ठीक है। इन अभिलेखों से अशोक के व्यक्तिगत जीवन, राज घोषणाएं और आर्थिक अर्थव्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। और वो जो अभिलेख या शिलालेख हुआ करते थे ये अशोक के द्वारा अपनी घोषणाएं, जो ये घोषणा करता था तो इसके लिए एक अभिलेख बनाया जाता था, उसी पे वो घोषणाएं लिख दी जाती थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होते हैं? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राज्य समूह है जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना से क्या हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, 29 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होते हैं। और ये परियोजना जो है ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज या फिर सतलुज नदी कह सकते हैं। ठीक, सतलुज नदी पर स्थित है और ये जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 15% है। राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर की मदद से भाखड़ा नांगल का पानी पहुंचाया जाता है। इस बहुउद्देशीय नदी परियोजना को वर्ष 1963 में देश को समर्पित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 क्वेश्चन नंबर। 30 में कह रहा है चंद्र ग्रहण के समय निम्न में से कौन मध्य में रहता है? जब चंद्र ग्रहण लगता है तो मध्य में कौन रहता है? पृथ्वी रहता है, चंद्रमा रहता है, सूर्य रहता है कि कोई और अन्य? चंद्र ग्रहण की बात हो रही है। देखिए जब चंद्र ग्रहण लगता है तो आपको बता दें कि मान लीजिए चंद्र ग्रहण में तो चंद्रमा का काम होगा। ठीक है, ये चांद हो गया, ठीक, जिसमें दाग भी है। इधर हो गया मान लो सूरज, ठीक, ये सूरज है किरणों के साथ एकदम लाल पीला। अब इन दोनों का जब चंद्र ग्रहण लगता है तो बीच में आ जाती हैं भारत और पृथ्वी माता। ये पृथ्वी है जिस पर हम लोग हैं। तो ये ग्रहों का जो ऐसा संबंध होता है तो ये क्या कहलाता है? और आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, यानी जब चांद फुल मून हो जाता है, मतलब जब चांद की पूरी आकृति बन जाती है तब। और प्रत्येक पूर्णिमा चंद्र ग्रहण नहीं होता, ये भी बात है, लेकिन जब होता है तो पूर्णिमा पर ही होता है, लेकिन हर पूर्णिमा चंद्र ग्रहण नहीं होता। अब देखिए क्योंकि देखिए चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी की उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 31 देखिए निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है? देखिए भारतीय राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कोई भी देश की सीमा या फिर समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो पहला ही जो कि समुद्र को स्पर्श नहीं करता और ना ही किसी देश की सीमा को, तो ये साफ साफ आपका झारखंड हो जाएगा। झारखंड राज्य की जो सीमा है ये ना किसी समुद्र तट से मिलती है और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। इस राज्य की सीमाएं जो होती हैं देखिए कहाँ कहाँ से है। जो झारखंड का जो सीमा साझा वाला क्षेत्र है वो बिहार से है, पश्चिम और उत्तर प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है और आपका दक्षिण में उड़ीसा तथा देखो दक्षिण में उड़ीसा है और पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करती है। और झारखंड का जो देखिए, अब झारखंड का क्या हुआ, झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था और ये कब अलग हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर
सन 2000। ठीक है, ये पहले किसका हिस्सा था? ये पहले हिस्सा था बिहार का। ठीक, चलिए। और इसकी जो राजधानी है वो रांची है, ये भी आप जान लो, रांची जहाँ के महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक, 32 देखेंगे। 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरुआ, गरुला मंदाता, गुरुला मंदाता। इसमें से एक जो है वो भारत में स्थित नहीं है, तो 32 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा गुरुला मंदाता। ये नाम नहीं सुना होगा आपने, बाकी नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरुआ सब सुना होगा। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गुरुला मंदाता। आपको बता दें कि ये जो पर्वत चोटी है ये भारत में स्थित नहीं, और ये जो पर्वत चोटी कहाँ पे है? वो तिब्बत में है, तिब्बत भारत से बाहर। ठीक, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 7728 मीटर की है ऊंचाई। और अगर बात करें तो ये पर्वत जो है ना हिमालय के नाला कंकर हिमाचल श्रेणी के सदस्य है, जो दक्षिणी तिब्बत तथा नेपाल में विस्तृत है। इसे तिब्बती भाषा में नाइमो नानी कहा जाता है, नाइमो नानी। और यह विश्व का 34वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, 34 नंबर का। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कोरोमंडल तट। देखिए कोरोमंडल तट है किस क्षेत्र को? देखिए कोरोमंडल तट जो आता है ये आता है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपका पुडुचेरी। दोस्तों ये डेली क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और जो आपका पुडुचेरी है, इन तीनों के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तट वाले मतलब जो समुद्र से जुड़े हुए क्षेत्र, उसको पूरा अगर मान लो ये समुद्र है पूरा, ठीक है, और ये इनके अंतिम, तो ये जो तटीय क्षेत्र है इसी को कोरोमंडल कहते हैं। ठीक, तो कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये किस क्षेत्र में पड़ता है सबसे पहले तो आप इसको समझ लें। ठीक है, तो ये जो होता है देखिए जो वहाँ पे वर्षा होती है वो होती है चक्रवाती अवदाबी के कारण। ठीक है, आप बता दें तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा चक्रवाती अवदाब निम्न वायुदाब जिसको कहते हैं या लौटते हुए मानसून के द्वारा होती है। ये तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। कौन सा? दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। और इसके साथ साथ ये पूर्वी घाट व हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से काफ़ी कम वर्षा होती है, परंतु बंगाल की खाड़ी से लौटते हुए मानसून द्वारा निम्न वायुदाब बनने से जनवरी फरवरी माह में इस तट पर भारी भरकम वर्षा हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का जो 17वां अनुच्छेद है ये किस बारे में उपबंधित है या फिर किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से, ये तो 18 है। अस्पृश्यता के अंत से, स्वतंत्रता के अंत से, शोषण के अंत से। स्वतंत्रता और शोषण जो 14 से कहाँ तक है? 14, 15, 16। लेकिन अगर बात करते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत से तो वो 17 है। ठीक है, अस्पृश्यता अगर ये कोई जताता है तो इसके तहत उसको सजा का प्रावधान है। तो जो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 34 का, ये बिल्कुल सही होगा। और इस अनुच्छेद के तहत यदि कोई व्यक्ति या संस्था अस्पृश्यता को अपनाता है या ऐसी कोई भावना प्रकट करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा से लिए जाते हैं ये बताना है आपको। पहला है 1/6 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य, 5/6 सदस्य। 5/6 का मतलब क्या है कि 6 को हमने 5 भाग कर दिया, सॉरी 6 भाग किया हमने, 2, 2, 4, 2, 6। अब 6 में से मतलब 5/6 सदस्य का मतलब कि टोटल 6 लोग थे जिसमें 5 लोग ले लिए गए। ठीक, मतलब यहाँ तक के लोग ले लिए जाएं और बचेगा सिर्फ 1, तो इसका मतलब होता है 5/6 सदस्य। ठीक है, चलिए तो 35 का देखेंगे। देखिए राज्य के विधान परिषद टोटल तो 1/3 होते हैं। ठीक, मतलब 3, अगर टोटल 3 है तो उनमें से 1 ले लिए जाएंगे, अगर टोटल 30 हैं तो उसमें से 10 ले लिए जाएंगे, अगर टोटल 60 हैं तो उसमें से 20 ले लिए जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो होती है वो 40 से कम नहीं हो सकती, ये भी बात है। ठीक, इसीलिए क्या किया गया, टोटल 6 ही विधान परिषद बनाई गई है।
ताकि कुछ ज़्यादा संख्या रहे, ठीक है। और एक विधान परिषद में लगभग 4 या 5 राज्यों को कवर किया गया है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा जो होती है वो 30 वर्ष होती है, अगर विधान परिषद की बात हो रही है, ठीक है। और इसके सदस्य कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। हर वर्ष 2/3 सदस्य जो होते हैं रिटायर कर दिए जाते हैं, ठीक। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद आपकी बनी हुई है, आपको मैंने कई बार बता दिया है। यूपी है, महाराष्ट्र है, ठीक है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आपका आंध्र प्रदेश है और बिहार है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। 36 क्वेश्चन नंबर अब देखने की बारी आ गई है। 36 में देखेंगे हम कि भारत में बैंक दर कौन निर्धारित करता है। जो बैंक की रेट होती है वो कौन निर्धारित करता है? ब्याज लेने ब्याज देने का। भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 36 का जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक होता है जो यही हर चीज़ निर्धारित करता है बैंक को संबंधित, ठीक। आरबीआई इसको कहते हैं, ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके माध्यम से ही रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। बैंक दर वह सामान्य दर है जिस पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, ठीक। 37 की बात करते हैं। 37 में क्या कह रहा है? 37 में कह रहा कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय बराबर होगी नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के, कुल उपभोग और विनिवेश के व्यय के योग के, या फिर सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के, या फिर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय जो जीडीपी होता है उसकी बात हो रही है। जो जीडीपी होती है वो किसके बराबर होगी? तो 37 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय जो होती है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। इसमें उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है जिसके उत्पाद देश के नागरिकों द्वारा देश में या देश के बाहर किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार का जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जो कि इस चीज़ को काउंट करता है वो है CSO, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है यही, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 38। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल थी वो 73%, ठीक, 2011 के अनुसार। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ जो कि जीके और जीएस की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा लूज़ होंगे। तो ये वो वीडियो देखकर बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या लेवल रहता है उनके एग्ज़ाम्स का, खासकर जो SSC वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो 73% तो थी ही, और इसमें अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो 80.9% जो कि साक्षर थे, और जो महिलाएं थी वो थी 64.9%। ओवरऑल की बात हो रही है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब पढ़े लिखे होता है, नॉट फॉर डिग्री लेने की बात होती है, ठीक है, कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा, बस पढ़े लिखे की बात हो रही है। अब इसकी बात करें जिसमें से सबसे ज़्यादा केरल था जो कि 94% से आगे था, ठीक। और अगर बात करें तो जो सबसे कम था वो राजस्थान था 66.1 से। सॉरी बिहार था, बिहार जब तक है तब तक और कोई राज्य इसकी जगह ले नहीं सकता, ये बात आप याद रखिएगा। बिहार अपनी जगह हर बार बनाए रहता है। ओनेगा झील कहाँ स्थित है? ओनेगा झील कहाँ स्थित है? कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर तंजानिया? 39 का सही ऑप्शन होगा रूस। ओनेगा झील जो है पश्चिमोत्तरी रूस में कारेलिया गणतंत्र, लेनिनग्राद ओब्लास्त व वोलोगदा ओब्लास्त के क्षेत्रों में स्थित एक मीठे पानी की झील है। देखिए ओनेगा जो झील है ये मीठे पानी झील है जो कि रूस में स्थित है, बस इतना याद रखो। नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर में क्या रहता है? जो नाखून पॉलिश रिमूवर होता है उसमें क्या, इसको मतलब एक प्रकार से रिमूवर कहते हैं इस पूरे को। नाखून पॉलिश परिमार्जक मतलब जो नाखून में जो पॉलिश लगी होती है उसको हटाने में क्या लगाया होता है? 40वें का सही ऑप्शन होगा एसीटोन। दोस्तों आपको बता दें कि नाखून के जो पॉलिश वाला जो परिमार्जक होता है उसमें एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। ये रंगहीन अभिलाक्षणिक गंध वाला द्रव है जो पानी, ईथर व एल्कोहल में विलेय है। इसका सामान्य जो अणुसूत्र होता है वो होता है CH3 2CO।
ये क्या है, एसीटोन का फॉर्मूला है। इसे प्रोपेनोन भी कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग विलायक के रूप में होता है और ये अन्य उपयोग नेल पॉलिश रिमूवर, क्लोरोफॉर्म बनाने, औषधि निर्माण व विभिन्न पुर्जों को सुखाने व साफ करने में होता है। ठीक है। रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में, ठीक, 41 का सही ऑप्शन होगा गंधक। प्राकृतिक रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में गंधक या फिर गंधक को क्या कहते हैं, और सल्फर कहते हैं। ठीक, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद अगर बात करते हैं तो एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है रबर जो होता है, और इस रबड़ का प्रयोग दस्ताने बनाने, रबड़ बैंड बनाने में किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है तथा इसका जो प्रयोग होता है ट्यूब या टायर में किया जाता है, जो प्राकृतिक रबड़ होता है। ठीक, उसको किस में उपयोग करते हैं ये लोग? ट्यूब में या फिर टायर में। चलिए आगे बढ़ेंगे और 42 देखेंगे। 42 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब तीव्र होगी? तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कब होगा ये? तो 42 का जो सही ऑप्शन होगा, जब प्रकाश लाल रंग का हो तब जो होगा प्रकाश संश्लेषण बहुत तेज़ी से होगा। ठीक, अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है ये आपको बता देंगे। जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी एक अभिक्रिया होती है जो कि जिसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसमें रिडक्शन, अपचयन और उपचयन दोनों होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते भी हैं, इलेक्ट्रॉन आते भी हैं। इसमें जल का उपचयन हो जाता है और ऑक्सीजन बनाने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ठीक है, अगर हम इसको फॉर्मूले के तहत समझें तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप समझ सकें। देखिए 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक, अब इसको प्रवाहित किया जाता है प्रकाश क्लोरोफिल। ठीक, तो इससे बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा। पहले तो C6H12O6 ग्लूकोज बन गया, फिर उसके बाद 6H2O पानी बन गया, और उसके बाद 6O2 ऑक्सीजन बन गया। इतनी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, चलिए, किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है? किस विटामिन को? 43 का जो सही ऑप्शन होगा, विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम तो नियासिन है ही, और इस विटामिन कमी से पेलाग्रा यानी त्वचा दाब या फोर्डी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। इसके प्रमुख प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं ईट, मांस, यकृत, मछली, अंडे, दूध, मटर, सेवा, मेवा व फलियां हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 में कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है? बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र होता है वो 44 का बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क को ही क्या कहते हैं? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे 45 देखेंगे। इंसुलिन में अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन में जो इंसुलिन के जो अतिस्रावण होते हैं इसे कौन सा रोग होता है? तो 45 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 45 का बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको बता दें कि देखिए इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अल्प श्रावण से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अगर इसमें अल्प श्रावण होगा तो इसमें मधुमेह और कौन सा रोग होगा? डायबिटीज। ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 46 में कह रहा है कि नेटवर्किंग शब्दावली जो है में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या है? अगर नेटवर्किंग में बात कर रहे हैं और उसमें अगर कोई हैंड शेकिंग की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? तो 46 का जो सही ऑप्शन होगा ये कंप्यूटरों के हब के साथ जोड़ना। ठीक, कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना। हैंड शेकिंग के अंतर्गत दो मशीनें प्रोग्रामों को सिंक्रोनाइजेशन में लाने या उसे बनाए रखने के लिए डाटा पैकेट्स के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। ठीक है, 47 खबरों में रहे डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब किस पुरस्कार के प्राप्त करता है? कौन सा पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया? डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब। बहुत ही फेमस क्वेश्चन था ये। तो ये था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक, रैमन मैग्सेसे। आपको बता दें कि जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार था इन्होंने माइक्रोफोन्स
नहीं, माइक्रो फाइनेंस के प्रथम अन्वेषक हैं ये, माइक्रो फाइनेंस के, ठीक। और इसी पर इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 48 देखें, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता 48 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 121वां, ठीक है। और अगर इसमें हम पहले नंबर की बात करते हैं तो पहला नंबर हो जाएगा सिंगापुर। अगर इस लिस्ट की बात करें तो सिंगापुर होगा, ठीक है। और अगर बस सिंगापुर ही काफ़ी है, ठीक है। चलो 49 की बात करते हैं। 49 का रणनीति में से किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है? अगर पत्रकारिता की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पुरस्कार इसमें कौन सा माना जाता है? तो ये होगा आपका पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1917 में हुई थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था किसने? गांधी जी ने, ठीक है। 1917 में किया था। और ये यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, ये 25वां क्वेश्चन है आपका। और इस अंतिम क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। 50 का सही ऑप्शन 16 सितंबर हो जाएगा। ओजोन जो होता है परत वायुमंडल से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, यानी इंफ्रारेड रेज को, मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं की रक्षा करती है। इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1994 में ही कर दिया गया था। और 16 सितंबर 1995 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था, ठीक है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मना लिया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के विषय में बताने तथा इसके संरक्षण के प्रति ध्यान केंद्रित करने हेतु लोगों को जागरूक करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। डेली सुबह 7 बजे ये अपलोड होती है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और संबंधित जानकारियाँ भी इस चैनल पर अपलोड होती हैं। वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय